हेलो एवरीवन। यस, सबसे फेवरेट वाला टॉपिक, मेरा जो फेवरेट वाला टॉपिक है पूरे के पूरे 11th सैटरडे के अंदर, वो ये है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। नाम देख के थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा आपको कि ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति को कोई कंपनी बनाने की है तो उसको कुछ कंपनी बनाने के लिए कोई ना कोई कागज पत्र लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और एक बात बोलूँ क्या, आपने इसके पहले नाम सुने हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर कोई व्यक्ति को कंपनी बनाने के? तो बोलो, आप एक बार बोलने का ट्राई करो कौन से दो डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट रहते हैं। मैं हमेशा से बोलता है ये दो डॉक्यूमेंट कंपनी के गीता, बाइबल, कुरान रहते हैं। एक रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्यार से MOA, और दूसरा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्यार से AOA। मैं हर बार डबल से MOA और AOA ये वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं बोलूंगा सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पूरा नाम नहीं बोलूंगा, मैं उसका एक्रोनिम्स बोलूंगा MOA और AOA। पॉइंट समझा? यस। ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि हर कंपनी को बनाने के लिए दो डॉक्यूमेंट लगते हैं, MOA और AOA, और उसके साथ में एक प्रोस्पेक्टस लगेगा। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक देखेंगे। उसके बाद में अपन जंप करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसको बोलते हैं, है ना। मतलब अपन ने नाम तो बहुत बार सुन लिया ना, लेकिन MOA किस टीडीए का नाम है वो अपन पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है, एक MOA के अंदर क्या क्या लिखते हैं अपन, वो देखेंगे। दूसरा देखेंगे एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, मैं बाजू हट जाऊँ 2 मिनट, यस। एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन से क्या क्या कंटेंट्स रहता है वो देखेंगे अपन, राइट। एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहली बात तो किसको बोलते हैं और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा रहता है। सिमिलरली MOA किसको बोलते हैं और उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है, ये सब कुछ देखेंगे, राइट। उसके बाद में अपन देखेंगे प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब आपको पता है, कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जिसके अंदर कॉलेज के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी हुई रहती है। क्या लिखा हुआ रहता है उनके अंदर? हमारे कॉलेज के अंदर कितनी लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर इतनी सारी बुक्स है, ये पढ़ाने के लिए हमारे पास में इतनी फैकल्टीज है, हमारे पास में लेबोरेटरीज है, कंप्यूटर लैब्स है, ये सब कुछ है। ये कॉलेज के बारे में पूरा का पूरा दिया जाता है। वैसे ही कंपनी के अंदर आप पैसा लगाओगे तो कंपनी के पास में क्या क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कंपनी को कौन से प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसकी भी थोड़ी सी झलक ये प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखेंगे, है ना। ये आपको पूरा का पूरा बताऊंगा मैं जब प्रोस्पेक्टस का टॉपिक पढ़ेंगे। और आखिरी में व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस MOA और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब MOA के बीच में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या डिफरेंस है अपन देखेंगे। पक्का। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले। एक फर्स्टली अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन मतलब अगर कोई व्यक्ति को कंपनी बनानी है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी को बनाने के लिए लगेंगे, राइट। सेकंड टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे अपन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसको बोलते हैं, और एक मेमोरेंडम के अंदर अपन क्या क्या चीजें लिखते हैं। क्या क्या लिखते होंगे? कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या क्या होने वाला है, कंपनी को कितना पैसा पब्लिक से कंपनी लेने वाली है, कंपनी क्या क्या भविष्य में काम करेंगी, ये सारा का सारा चीजें अपन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंटेंट्स के अंदर डालेंगे। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? मैंने इसके पहले भी बोला हुआ आपको कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग बट कंटेनिंग रूल्स और रेगुलेशन फॉर गवर्नेंस ऑफ कंपनी। एक कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन रखते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे रहते हैं। और उसके बाद में देखेंगे अपन प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं और प्रोस्पेक्टस के अंदर कंटेंट्स क्या रहते हैं। कंटेंट्स का मतलब समझ में आता ना कि यार ये इसके अंदर क्या क्या रहता है, कंटेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। और आखिरी में अपन देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पक्का आपको आइडिया लगा ना अपन क्या पढ़ने वाले, राइट। यस। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे अपन पहले जंप करेंगे। उसके पहले अपन देख लेते हैं कि ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है। पहला इंट्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी कोई व्यक्ति को कंपनी बनानी रहती है तो उसको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट ROC के पास में सबमिट करने पड़ते हैं। व्हाट इज दिस ROC? ROC इज नथिंग बट एन ऑफिस अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक ऑफिस बनाया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति को कंपनी बनानी होगी तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास में जाके सबमिट कर डाले। मैं हमेशा में मस्ती में बोलता हूँ ROC कुछ भी नहीं है, ROC एक मम्मी है। मम्मी का मतलब क्या है कि अगर कंपनी का बर्थ कहाँ पे होता है, ये ROC के पास में, तो ROC अपनी मम्मी होगी, अपनी बोले तो कंपनीज के लिए मम्मी होगी। तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक्सेप्ट करता है, उसको सब रजिस्टर्ड करता है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या रहता है, वो आप प्रूफ रहता है कि आज से आप कंपनी बन गए हो। पॉइंट समझा क्या मतलब है? यस। तो क्या बोल रहा है, हर व्यक्ति जिसको कंपनी बनाने की होती है उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, प्यार से ROC, ROC, ROE नहीं, ROC, राइट। उसके अंदर देखिए
कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं? पहला रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर कंपनी बनानी है तो उसको ये दो बेसिकली डॉक्यूमेंट तो सबमिट करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता नहीं मैं ऐसे पैसा ले लो, एक्स्ट्रा पैसा ले लो, आपकी 5,000 रुपए की अगर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है ना, मेरे से 50,000 ले लो, लेकिन सिर्फ मैं एमओए दूंगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूंगा नहीं, ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसको दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। पक्का ये आप बहुत गंदा कर देते सर, मैं रिमूव करता हूँ इसको। बस 2 डॉक्यूमेंट तो सबमिट करने ही पड़ेंगे। अगर सपोजिंगली कोई कंपनी है जो कि पब्लिक से पैसा उठाने वाली है, पब्लिक से पैसा मतलब क्या? देखो 2 टाइप की कंपनी रहती है, एक रहती है प्राइवेट कंपनी, एक रहती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी बोले तो आपस वाली, मतलब आपस के अंदर मतलब लोग 4-5 लोग साथ में मिलकर कंपनी बना रहे, मिनिमम 2 लोग मैक्सिमम 200 लोग साथ में मिलकर कंपनी बना रहे। अब ये पब्लिक से पैसा उठाएंगे क्या? नहीं, पब्लिक से अगर पैसा उठा ले तो वो तो फिर पब्लिक कंपनी बन गई। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी के पास में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसने सोचा है कि हम पब्लिक से भी पैसा लेंगे, तो वो पर्टिकुलर कंपनी को ये डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट तो देने ही पड़ेंगे, उसके साथ में प्रोस्पेक्टस भी डालने पड़ेंगे। प्रोस्पेक्टस भी आरओसी के पास में फाइल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। आपको पॉइंट समझा क्या? सिंपल। ये वाला पॉइंट किसके लिए है? जो कि पब्लिक कंपनी और पब्लिक से पैसा उठाने वाली है। पक्का राइट। मैं इसको रिमूव करता हूं। पब्लिक कंपनी इफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ भले छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम पब्लिक मस्ट इश्यू अ प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्या बोल रहा है? अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो कि पब्लिक से पैसा उठाने वाली है तो उसको प्रोस्पेक्टस पब्लिक में बांटना पड़ता है। और इसके साथ में उन्होंने और एक वर्डिंग डालना भूल गए शायद, वो मेरे हिसाब से वो भी वर्ड आना चाहिए था कि उनको प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी आरओसी के पास में फाइल करनी पड़ती है। बिकॉज क्या होता है बेटा, प्रोस्पेक्टस के अंदर अपन कंपनी के बारे में फुल डिटेल में जानकारी, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन डालते हैं। अब उसके अंदर कुछ अपन ने गलत चीजें नहीं डालने को ना, इस वजह से आरओसी उसको चेकआउट करती है। अगर आगे जाके ऐसा पता चला कि यार ये इंफॉर्मेशन तो गलत है, मिसलीडिंग है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो आरओसी आपके ऊपर पेनल्टी लगाती है। और इनफैक्ट आप पब्लिक से फिर पैसे ले भी नहीं सकते हो। अरे बाप रे, हाँ ऐसा एक्चुअली रहता है। अगर कोई कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल दिया ना, तो उसके जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम रहते हैं, उनको आरओसी उनके ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर पेनल्टी लगाती है, फाइन लगाती है। इनफैक्ट कंपनीज के ऊपर भी फाइन लगता है। आपको पॉइंट समझा क्या? पक्का पूरा का पूरा चीजें अच्छी तरीके से ध्यान में आ रही, बैठ रही, राइट। तो इन्होंने भले यहाँ पे बोला है कि दे नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस की मार्केट में प्रोस्पेक्टस बांटेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी एक पॉइंट रहना चाहिए, दे नीड टू फाइल दैट प्रोस्पेक्टस टू आरओसी। पक्का राइट, एकदम क्लियर। यस, चलो तो आपको अभी लॉजिक समझ में आ गया। जब भी कोई भी बंदे को कंपनी बनानी होगी उसको 2 डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, एमओए और एओए। अगर कोई कंपनी पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट कर रही है, इफ इट इज एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम पब्लिक, देन इट आल्सो नीड टू फाइल प्रोस्पेक्टस टुवर्ड आरओसी। पक्का राइट, अपन ने देखा। इसके बाद में अपन ने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसको बोलते हैं, है ना। मैं आपको तो बहुत बार बोला एमओए और एओए, लेकिन एमओए का मतलब क्या है आपको थोड़ा सा तो पता रहना चाहिए ना। एमओए किस चिड़िया का नाम है? तो अभी अपन देखेंगे एमओए क्या है। पहली बात तो बोले एमओए इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट मतलब सबसे मेन, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। जब भी कंपनी का जिक्र होगा तो उसके अंदर एमओए का नाम जरूर आएगा, है ना। इट इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट एंड इट स्टेट द पर्पस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज इट स्टेट्स द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म, It describes the range of activity a company can do. Very good point. पहली बात, एमओए एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम बताएंगे कि हमारी कंपनी किस चीज के लिए बनी है। हाँ, किस चीज के लिए बनी है? बीएमए प्राइवेट लिमिटेड बनी है ट्यूशन क्लासेस लेने के लिए। रिलायंस जियो लिमिटेड बनी है इंडिया के अंदर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। टाटा कंपनी बनी है कार्स बनाने के लिए। सो टाटा कंपनी तो बहुत सारे एक्टिविटीज करती है। टाटा कार्स भी बनाती है। पहले टाटा इंडिकॉम भी आता था, कॉलिंग इंटरनेट सर्विसेज को, मतलब कॉलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था। टाटा कंपनी का प्रोडक्ट्स भी आते हैं, चाय पीने का, रेड लेबल्स, है ना। रेड लेबल शायद उनके ही है, हाँ रेड लेबल शायद उनके ही है। टाटा का तो नमक भी आता है, टाटा की एयरलाइंस भी है। तो टाटा तो बहुत सारे काम कर रहा है।
इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन डू। अच्छा, मतलब हर बार एक कंपनी सिर्फ एक ही काम नहीं करेंगी, उसके साथ में बहुत सारे काम भी कर सकती है। पॉइंट समझा क्या मैंने क्या बोला? जैसा अगर एक कंपनी है वो सिर्फ एक ही काम नहीं करती, उसके साथ में वेरियस एक्टिविटीज करती है, लेकिन जो भी एक काम उसको करने के ना, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वैसा लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसा मैं एग्जांपल लेता हूँ, बीएमए प्राइवेट लिमिटेड ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती है ना, ट्यूशन क्लासेस लेती है, बच्चों को पढ़ाती है। अगर समझो कल चल के हमको लगता है कि यार हमने तो बुक्स भी पब्लिश करनी चाहिए, खुद की बीएमए की बुक्स भी आनी चाहिए, प्रिंटिंग करने की, मतलब खुद की बुक्स बना के बेचना का है मार्केट के अंदर, ये अलग से एक्टिविटी होगी। ट्यूशन क्लासेस पढ़ाना ये अलग काम हो गया, बुक्स प्रिंट करके मार्केट में बेचना ये अलग काम हो गया। जब तक ऐसा वाला क्लॉज हमारे मेमोरेंडम में लिखे हुआ नहीं है ना, हम तब तक हम प्रिंटिंग का काम शुरू नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब जब तक हमारे एमओए के अंदर ऐसा लिखे हुआ नहीं जाएगा कि हम खुद की बुक पब्लिश कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं, तब तक बीएमए प्राइवेट लिमिटेड वो काम नहीं कर सकता है। एकदम क्लियर है ना? सर ऐसा रिफ्लेक्शन क्यों डाल दिया? एक्चुअली क्या होता है, जब हम पब्लिक से पैसा उठाते हैं ना, तो हमने पब्लिक से क्या बोल के पैसा उठाया कि हम काम कर रहे हैं ट्यूशन क्लासेस पढ़ाने का। अब ट्यूशन क्लासेस पढ़ाने का ये काम हमने बताया था। सपोजिंगली कल चल के हमने जो पब्लिक से पैसा उठाया, वो पैसे से हमने कोई गलत काम शुरू कर दिया। सेम एग्जांपल में एग्जांपल ले रहा कि हमने ड्रग्स का काम शुरू कर दिया, हमने किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। अब ये तो गलत काम है, तो हम ऐसा वाला कोई काम, गलत काम ना शुरू कर दे। इस वजह से वो एमओए के अंदर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए कि आप सिर्फ वही काम कर सकते हो जिसको एमओए के अंदर अलाउड है। सर फिर भी एग्जांपल, हमने फिर भी हमारे एमओए के अंदर किडनैपिंग का काम नहीं लिखा हुआ रहता, ड्रग्स का काम नहीं लिखा हुआ रहता। अब मैं एग्जांपल बहुत एक्सट्रीम लेता बिकॉज अच्छे तरीके से समझ में आता। कोई काम लिखे हुआ नहीं था, लेकिन हमने फिर भी शुरू कर लिया। फिर क्या? फिर आरओसी के पास में पावर है, वो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। एक्सट्रीम केसेस के अंदर आपकी कंपनी को बंद भी कर सकता है। मैं एग्जांपल को पलटा के लेता हूँ। आगे चल के अगर सपोजिंगली आरओसी को पता चल गया कि हमारी कंपनी ने ड्रग्स का काम शुरू कर दिया है, जो कि नारकोटिक्स एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है, हमारी कंपनी ने किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया है, हमारी कंपनी ने प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया जो कि हमारी कंपनी को अलाउड ही नहीं था, तो आरओसी के पास में पावर है, वो हमारी कंपनी को बंद कर सकता है। अरे बाप रे, इस वजह से बोलता है कि एमओए इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, एमओए इज द गीता बाइबल कुरान ऑफ अ कंपनी विच डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव फॉर विच अ कंपनी इज फॉर्म। इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज विच अ कंपनी कैन डू। पॉइंट समझा क्या? पक्का राइट? यस। डेफिनेशन क्या बोलते हैं? अच्छा, मेरे को डेफिनेशन से ना सख्त नफरत है। सख्त नफरत क्यों है? इनके डेफिनेशन से ना ऐसे समझ में नहीं आता कि अरे व्हाट दे वांट टू से, मतलब वो नहीं वो क्या बोलते हैं, 3 इडियट्स के अंदर वो बोलता है, वो इतना डेफिनेशन बोलता है, अरे कहना क्या चाहते हो, वैसा वाला मेरे को फीलिंग आती है। देखते आप एक बार डेफिनेशन पढ़ो, देखो क्या बोलता है वो। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, ये इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 तो रहता है, ठीक है, ये इन ब्रैकेट का मतलब रहता है सब सेक्शन, है ना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 56। अगर मैं आपको ऐसा बोलूंगा 213, इसका मतलब क्या होता है? 2 सब सेक्शन 13, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ 2 सब सेक्शन 14 और उसके बाद में और एक मैंने लिख दिया ये, अब इसका मतलब क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 क्लॉज ए है क्या? हाँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 क्लॉज ए। कभी भी जब एक्ट को आप पढ़ोगे ना, देखो आप अभी धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो पढ़ना कैसा वो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 क्लॉज ए, मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो, क्लॉज ए, आपको पॉइंट समझा ना? यस, मुझे को मैं गंदगी हटाता है ऐसे। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट डिफाइंस अ मेमोरेंडम। कंपनीज एक्ट कैसे डिफाइन कर रहा है? कंपनीज एक्ट भी तो कुछ डेफिनेशन देता होगा ना, तो वो क्या डेफिनेशन दे रहा है वो अपन देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ, अच्छा, क्या डिफाइन मेमोरेंडम? एज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एज पर द प्रीवियस कंपनीज लॉ। पर आप डेफिनेशन को देखो, आपकी तरफ से देखो, आप मैंने जैसा आपको पहले समझा उसको छोड़ डालो, अभी डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करो। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम, देखो यहाँ उसने बोला डिफाइंस मेमोरेंडम एज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड। ओरिजिनली फ्रेम का मतलब क्या? जो कि कंपनी के बनाते टाइम पे नवा बनाया था,
या फिर अल्टर मतलब चेंज किया है टाइम टू टाइम एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ। एग्जाम्पल लेते चलो, टाटा लिमिटेड बहुत 100 साल पहले बनी हुई है कंपनी, तो उन्होंने कंपनी क्या क्या काम करेंगी वो मेमोरेंडम में डाला होगा, है ना, डाला होगा। सपोजिंगली टाटा कंपनी बनाने वाली है कार सबसे पुराना सेगमेंट से उनका, या टाटा स्टील बनाने वाले, टाटा स्टील भी एक प्रोडक्ट है उनका, टाटा कार लिमिटेड अलग है, टाटा स्टील से अलग है। सपोजिंगली टाटा स्टील, है ना, टाटा स्टील का काम करेंगे, मतलब लोहे को पिघला के उसे स्टील बनाएंगे, ऐसा कुछ तो भी उनका ऑब्जेक्टिव था। तो उन्होंने एमओए के अंदर डालेंगे कि हमारी टाटा कंपनी ये काम करेंगे। बाद में जाके रतन टाटा को लगा यार अपने को तो टाटा नमक भी बनाने का है, तो उन्होंने मेमोरेंडम में लिखवा नहीं था। तो अभी ऐसा कंपलसरी है क्या एक बार जो बोल दिया बाद में चेंज नहीं कर सकते? नहीं, फिर बाद में एमओए के अंदर भी वो चेंजेस कर सकते। सपोज इंग्लिश उसके बाद में उन्होंने एमओए के अंदर ऐसा लिख दिया कि हम आज से नमक भी बनाएंगे, ऐसा क्लॉज एमओए के अंदर उन्होंने डाला था, एमओए को चेंज किया था। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोल रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच वॉज ओरिजिनली फॉर्म। ओरिजिनली के अंदर क्या लिखा था अपन ने कि टाटा कंपनी टाटा स्टील बनाएंगे, और उसके बाद में अपन ने उसके अंदर चेंजेस किए कि आज के बाद में टाटा नमक भी बनाएगा। तो मेमोरेंडम का मतलब क्या, मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम जो कि ओरिजिनली बनाया था या फिर जिसको चेंज किया था एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, मतलब अपने मन से नहीं, जैसा कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ चेंज करने को वो चेंज किया कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला जाएगा। सर इतना गंदा बोलते ना, मतलब हमको आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई थी कि मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम जिसके अंदर अपने रूल ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि काय के लिए कंपनी बनाए हुए हैं, उनकी डेफिनेशन भी वही थी, मतलब लेकिन ये घुमा के बोलते हैं, साले सीधे तरीके से बोलते नहीं। इनका तो काम है ना, मतलब सीधे चीज को डिफिकल्ट बनाना, लेकिन अपने को समझ में आता। मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम जो कि ओरिजिनली बनाया हो या जिसके अंदर चेंजेस किए हो टाइम टू टाइम एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। पक्का है ना, एकदम क्लियर कट आपके माइंड में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा ना तो आपने डेफिनेशन मेरी ध्यान में रखना, लेकिन ये डेफिनेशन को अपन रट्टा मारेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फॉर्म। ओरिजिनली फॉर्म मतलब जो ओरिजिनली बनाया गया या जिसके अंदर चेंजेस लाए गए एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है बेटा, देखो अभी कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। मेरी क्या बोलते हैं हैंडराइटिंग को इग्नोर करा करो, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बकवास है। और एक्चुअली कैसे वो हम जब लिखते ना, ये टच स्क्रीन पे जो लिखते ना तो उस पर अलग आती है और बुक्स में अलग आती है। मेरी बुक्स वाली हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। इसके पहले कंपनीज एक्ट कौन सा था, 1956 1956, राइट, था कि नहीं? तो बोले अगर पुरानी कंपनीज एक्ट के अंदर भी आपने जो बनाया होगा ना तो उसको भी वैलिड माना जाएगा, इसको भी वैलिड माना जाएगा। ऐसा तो नहीं ना पुराना घड़ी मतलब वो पुराना गया जो रात गई बात गई, ऐसे नहीं। बोले जो पुराने में होगा वो भी आज एक्टिव माना जाएगा, नया आएगा वो भी एक्टिव माना जाएगा। पक्का यस। अब एक मेरे लिए क्या करो, एक बार पूरी डेफिनेशन को देखो, मैं बाजू हट जाता हूँ आपके, ठीक है। एक बार देखो बेटा, पानी पियेंगे आप, पानी पी लो जब तक। चलो मैं आगे, यस। अब मेमोरेंडम किसको बोलते हैं उन्होंने बता दिया। दूसरा, अब वो लॉर्ड क्रेन, ये डेफिनेशन तो आपको पिछले वाली उनके एज पर था, वो नहीं समझी होगी। एक लॉर्ड क्रेन मेरा दोस्त है, इधर ही रहता फर्शी के पास में, वो क्या डेफिनेशन क्या बोलता है, पर डेफिनेशन की पढ़ने की कोशिश करते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज अ चार्टर्ड एंड इट डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन बोला कि क्या बोला, क्या माना, ऐसी लोग है भारी वो क्या बोलते हैं, ये लॉर्ड क्रेन क्या बोलता है वो, the company is the memorandum of association of a company is a charter, पहले point, and it defines the limitation of the power of the company। दूसरा point, सब दो ही point बोले, मैं इसको और elaborate करके बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। As per the definition, the memorandum of association is the document, MOA is the document which describe, क्या describe करा है, the constitution of the company। constitution मतलब कंपनी बन गई है ये बताता है, and it defines the rights or privileges, it states the power of the company that what it can do and what it cannot do। मतलब एक्चुअली डेफिनेशन के अंदर ना उसने बहुत डीप मीनिंग बोली है
क्या बोला, इट डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये एक पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये एक कंपनी है, ये एक प्रोप्राइटरी फर्म नहीं है, ये एक कंपनी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, ये कंपनी है, ये बात का प्रूफ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, ये एचयूएफ नहीं है, ये कंपनी है, ये बात का प्रूफ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या होता है, कभी भी एचयूएफ के अंदर अपन एमओए नहीं बनाते। एमओए के अंदर मतलब क्या होता है, एचयूएफ क्या काम करेंगे ये कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये उसका कर्ता डिसाइड कर लेता है। कहीं भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म क्या करेंगे ये कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट समझो आप। लेकिन अगर कंपनी क्या काम करेंगी ये उसके एमओए के अंदर लिखना जरूरी है। समझा क्या मैंने क्या बोला, इट डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इट राइट्स और प्रिविलेजेस। राइट्स और प्रिविलेजेस मतलब क्या, उसके अधिकार क्या है, अधिकार क्या है मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, राइट्स क्या है, और प्रिविलेजेस उसको बेनिफिट्स कौन से मिले। व्हाट इज मीन बाय बेनिफिट, क्या क्या मिले आपको भी पता है। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। लिमिटेड का मतलब क्या, अगर पैसा कंपनी नहीं दे पा रही, क्या अपन उसके मालिकों के पास में जा सकते हैं, ये तुम्हारी कंपनी है तुम्हारे को देना पड़ेगा इसका पैसा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। इट ऑल्सो स्टेट्स द पावर ऑफ द कंपनी। पावर ऑफ द कंपनी मतलब क्या, कंपनी को अलाउड है, क्या कंपनी को अलाउड नहीं है। मैं एग्जांपल लेता, सपोजिंगली हमारी कंपनी गाय का दूध निकालती है, गाय से दूध निकालती है और उसको मार्केट में पैकेट बना के बेच डालती है। अब ये कंपनी ये पर्टिकुलर काम कर सकती है। दूसरा, आगे जाके हमने सोचा है यार इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दे कि अपन दूध के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जैसा चीज हो गया, जैसा श्रीखंड हो गया, दही हो गया, बटर हो गया, ये अलग अलग हमारे को हम काम कर सकते हैं। ये हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो गया, हमारी कंपनी कर सकती है। पॉइंट समझा क्या। तो देखो दोनों के अंदर फर्क है। अगर आप सिर्फ गाय का दूध निकाल के और उसको पैकेट बना के बेचोगे तो ये वन ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन आगे जाके अगर आप उससे चीज बना के बेचने वाले हो तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप उससे बटर बना के बेचने वाले हो तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपके एमओए के अंदर आपको लिखना पड़ता है कि मिल्क एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट। तो फिर आपको अगर ऐसा आपने इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट डाल दिया ना तो आप वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो, अदरवाइज आप वो काम नहीं कर सकते। पॉइंट समझा क्या, पक्का पक्का, राइट। तो ये लॉर्ड क्रेन की डेफिनेशन क्या बोल रही थी, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ चार्टर्ड एंड इट डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। मतलब वो क्या करती है, वो डिफाइन करता है और कंपनी के पावर्स को लिमिट कर सकती है कि आप ये ही काम कर सकते हो, इसके अलावा बाकी के काम आप नहीं कर सकते हो। सर हमको ना एक थोड़ी सी पॉइंट पे डिफिकल्टी आ रही। मैं एग्जांपल लेता आपको, सपोजिंग आज तक आप दूध बना रहे थे, है ना, और आपके पास में एक लेडी आती थी, वो लेडी आपके डेली का 100 लीटर आपसे दूध लेके जाती थी। वो 100 लीटर दूध में से वो पनीर बनाती थी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी का। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 80 किलो उसमें से वो पनीर डेली का बनाती थी। आप जो दूध बेचते थे ना, आप उसके ऊपर सिर्फ 5 रुपए कमाते थे 1 लीटर के ऊपर। 100 लीटर के ऊपर कितना हो गया, 500 रुपए कमाते थे, सिंपल। वो लेडी आपसे ही दूध लेके जाती थी और वो 1 किलो के ऊपर टोटल बटर क्या बोलते पनीर बना के जो बेचती थी उसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाती थी 2000 रुपये। आपसे दूध लेके जाती थी, आप कमाते थे 500 रुपये, उससे वो पनीर बनाती थी, वो कमाती थी 2000 रुपये। अब आपको इतना घाटा लग रहा, आपको लग रहा है साला मिर्ची दूध लेके जाके मिर्ची ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे, तो आपको कल लगा कि यार क्यों ना मैं खुद पनीर बनाना चालू कर डालूं। दूध भी है मेरे पास में कस्टमर्स भी है, मेरे पास में सब कुछ है, मैं पनीर बनाना चालू कर डालता। लेकिन मेरा कंपनी के अंदर मेरे को एमओए मेरा अलाउड नहीं कर रहा, तो फिर आप क्यों रुक जा रहे, आप चालू कर डालो ना, काय को पूछने की काय को जरूरत है, आपकी तो कंपनी है। ऐसा नहीं रहता। जब भी अगर आपकी कंपनी क्या क्या काम करेंगी, अपन ने पब्लिक को बताया होगा कि हमारा ये काम रहेगा, पब्लिक ने वो काम के ऊपर भरोसा करके आपको पैसा दिया है और आगे जाके आप तो उनका भरोसा तोड़ दे रहे फिर, बिकॉज अपन वो काम कर रहे जिसकी अपने को अलाउड ही नहीं था, जो कि परमिशन ही नहीं थी। इस वजह से इन्होंने बोले हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट डिफाइंड द लिमिटेशन मतलब जो काम कर सकते हैं और जो काम नहीं कर सकते। पॉइंट समझा क्या, पक्का पक्का, राइट। एक बार ये लॉर्ड भाई साहब की हमारी डेफिनेशन देखो भला। देखिए आपने, आप प्लीज पॉज कर दिया करो और एक बार का डेफिनेशन देखा करो, बिकॉज क्या हो जाएगा, मैं ज्यादा वीडियो को पॉज करते रहूंगा ना तो वीडियो थोड़ा लंबा बढ़ जाता है और वो अपलोडिंग में थोड़ा टाइम देता है। अभी भी क्या हो रहा है, हमने जब से वो रिस्ट्रिक्टेड वीडियोस चालू करे ना तो उसके अंदर अपलोडिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब पहले भी यूज तो हमारे पास में इंटरनेट की स्पीड काफी अच्छी थी, जब हम अपलोड करते थे ना तो इतने सारा जीबी फटाफट अपलोड हो जाता था, मतलब कितना भी डाटा डिलीट जाता था, 15 या 20 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगता था।
अभी अगर समझो 500-600 MB का भी हमारे को वीडियो अपलोड करने का है ना, तो उसको करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो थोड़ा सा वीडियो अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैंने जब भी बोलता ना आप देख लो, तो आप उसको पॉज कर लिया करो और आगे का आप देखा करो, ठीक है। चलो मैं आगे, यस। उसके बाद में देख रहा है अब मेमोरेंडम किस चिड़िया का नाम है, अपन मेमोरेंडम के फीचर्स को बोलेंगे। व्हाट इज मीन बाय फीचर? जब भी आपको एमओए को किसी को डिफाइन करने का है, तो आप कुछ ना कुछ तो उसको पॉइंट बताओगे। तो आप क्या बताओगे? तो आप ये बताओगे एमओए इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोल रहा है? बोले एमओए एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, वो डिफाइन करेगा कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, विट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट आप मेरे साथ में लर्न करते जाओ। एमओए इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। बताने की जरूरत है क्या, मतलब क्या कंपनी करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो बताएंगे। इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। बहुत, बस यहाँ का आगे का मत पढ़ो, यहाँ तक ही पढ़ूंगा। बहुत मस्त पॉइंट है। बोले इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर। एक कंपनी और आउटसाइडर के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ते हैं, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये डॉक्यूमेंट कौन सा वाला डॉक्यूमेंट डिफाइन करेगा? एमओए। पॉइंट समझा क्या? मतलब क्या बोल रहा है वो, अगर कोई कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। बिकॉज आपको और मेरे को पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी बोल नहीं सकती। तो कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, कहीं ना कहीं तो किसको ना किसको तो बताना पड़ेगा। तो ये कौन बताएगा? कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पक्का पक्का, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स। रेगुलेट्स मतलब क्या? गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। रेगुलेट्स का मतलब कंट्रोल करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी और द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का मतलब आउटसाइडर कौन सा हो गया? मैंने जैसे ही बोला था, जैसे ही कंपनी बन गई, मुकेश अंबानी अलग, उसकी रिलायंस जियो अलग, दोनों अलग अलग हो गए। तो अब मुकेश अंबानी कंपनी के ऊपर कंपनी को पैसे दिया, तो कंपनी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये दोनों का कंट्रोलिंग रहेगा। ये कंट्रोलिंग कहाँ पे डिफाइन रहेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, सपोजिंगली हमारी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज करना चाहती है जो कि हमारी कंपनी को अलाउड ही नहीं है। जैसा मैं एग्जांपल है, हमारी कंपनी कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाती है, टैबलेट्स बनाती है, सायरप्स बनाती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन सपोजिंगली हमारी कंपनी ने एटम बॉम्ब की रेसिपी लेना चालू कर दिया और उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लेना लगता है ना, वो लेना चालू कर दिया। अब ये काम हमारी कंपनी को अलाउड ही नहीं था, तो हमने ऐसा जो कोई परचेज भी किया है, तो क्या ये परचेज को वैलिड माना जाएगा कि रॉन्ग माना जाएगा? ये वाला परचेज को रॉन्ग मान लिया जाएगा, बिकॉज हमारी कंपनी को अलाउड ही नहीं था। तो हमारी कंपनी ये गलत काम क्यों कर रही है ना? तो जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो बेचने के पहले हमारा मेमोरेंडम एक्चुअली चेक करना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करेंगी कि ये क्या कंपनी को अलाउड है कि अलाउड नहीं है ना। मतलब बिकॉज क्या हो जाएगा, अगर आगे चल के अगर ऐसा कोई काम हो गया जो कि हमारी कंपनी को अलाउड ही नहीं था और हमारी कंपनी ने वो पर्टिकुलर काम कर लिया है, हमारी कंपनी को अलाउड नहीं था और वो काम हमारी कंपनी ने कर लिया है, तो थर्ड पार्टी हमारे एक्शन, हमारे अगेंस्ट में वो कुछ मतलब उसके क्लॉज बोलेंगे, मतलब वो हमसे वसूली नहीं कर सकती। मैं चलो एग्जांपल लेता, सपोजिंगली हमारे को कोई चाइना की कंपनी ने हमारे को एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बॉम्ब का मटेरियल सप्लाई किया, रॉ मटेरियल, एक बॉम्ब बनाने का रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया। हमारी कंपनी को अलाउड नहीं था वो एक्सेप्ट करना, लेकिन हमारी कंपनी ने वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसका माल आ गया। अब पेमेंट करने की बारी आई, हमने चाइना की कंपनी को बोला जाओ सालो हम तुम्हारे को पेमेंट ही नहीं देते। अब वो चाइना की कंपनी कोर्ट में गई, हमारे ऊपर केस फाइल करी कि बोले ये कंपनी को हमने बॉम्ब का मटेरियल सप्लाई किया, अब ये कंपनी हमारी पेमेंट नहीं कर रही। ये पर्टिकुलर केस के अंदर ना वो चाइना की कंपनी हमारे ऊपर कोई केस ही फाइल नहीं कर सकती, कोर्ट उनको हकाल डालेंगी। कोर्ट बोलेंगी ये कंपनी को अलाउड ही नहीं था, तुमने कैसे का बेच डाले। अरे बोले हमको कैसे क्या मालूम इनको अलाउड नहीं। बोले इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक आउट वेदर दैट दिस कंपनी इज अलाउड टू एक्सेप्ट, मतलब ये कंपनी को क्या अलाउड था वो पर्टिकुलर चीज लेना या नहीं लेना। अच्छा तो सर वो चाइना की कंपनी को लॉस होगा क्या? बिल्कुल लॉस होगा। सर आपने बोला था कि कोर्ट ने बोला वो चाइना की कंपनी को कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो तुमने चेक करना था कि ये कंपनी को अलाउड था कि नहीं अलाउड था, आपने बोला था ना यस। तो वो चाइना की कंपनी कैसे क्या चेक कर सकती थी तुम्हारे को अलाउड था कि नहीं अलाउड था? बेटा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपन बनाते ना, एमओए और एओए, इसकी एक एक कॉपी अपने को आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को देनी पड़ती है। ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज ये पब्लिकली सबको अलाउड करती है, सबको चेक कर सकती है। तो चाइना की कंपनी की ड्यूटी थी कि वो आरओसी में जाए और उनको बोले कि बीएमए को क्या ये पर्टिकुलर उनके बीएमए की एमओए और एओए की कॉपी हमको दो, हमको चेक करने का है क्या इनको अलाउड है कि अलाउड नहीं है।
अगर हमको वो पर्टिकुलर काम अलाउड नहीं था, फिर भी अगर उनको पता था, फिर भी वो हमको सप्लाई करते तो अभी उनका फॉल्ट है ना? पक्का पक्का, एकदम क्लियर। सर हमारा एक और एक पॉइंट है, सपोजिंगली आपने आरओसी को डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कर दिया कि नहीं? यस। चाइना की कंपनी आरओसी को पूछना भूल गई या उनको बताना, उनका चेक करना भूल गई, अब फिर भी क्या उनकी गलती होगी? क्या बिल्कुल गलती होगी। अरे अब तुमने नहीं देखे तो हमारा क्या प्रॉब्लम? इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइना की कंपनी, तुमने चेक करना चाहिए था। पॉइंट समझा क्या? पक्का पक्का। एमओयू इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या? इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक। कोई भी जाओ आरओसी में रिक्वेस्ट करो, आरओसी को एक 200 रुपए की पर्ची फाड़ो, आरओसी आपको इन्फॉर्मेशन दे डालेंगे। इनफैक्ट आज के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर तो सारे के सारे एमओए एओए आपको फ्रीली अवेलेबल है डाउनलोडिंग का इंटरनेट पे। पक्का। तो आप कोई भी आरओसी पे जाना, आप कोई भी कंपनी का आप एमओए और एओए डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ फीस। पक्का पक्का, राइट? यस। तो इसका रिलेशन क्या है? शेयर होल्डर के साथ में, क्रेडिटर के साथ में, सप्लायर के साथ में, who can take and form whether company is permitted to undertake a certain activity or not, ये उसके मेमोरेंडम के अंदर बताया हुआ रहता है। वो मैंने आपको जैसा बोला कि उसके एमओए के अंदर लिखे हुए रहते हैं कि वो पर्टिकुलर काम कर सकती है कि नहीं कर सकती। पक्का पक्का, राइट? उसका एवरी कंपनी नीड टू प्रिपेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट नीड टू प्रिपेयर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन and submit it along with the application of incorporation to ROC। बहुत मस्त पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोजिंग कोई व्यक्ति ने कंपनी बनाया है ना, वो आरओसी के हाथ में चले गया, आरओसी को बोलता मेरी कंपनी बना के दो मुझे, है ना? डॉक्यूमेंट कोई भी सबमिट नहीं करा, बोले मेरे से 50,000 रुपये ले लो, मेरी कंपनी बना के दे दो। आरओसी ने बोला एमओए की कॉपी दो, बोले एमओए की कॉपी बाद में भेजता है ना मैं आपको, अभी का मेरे को कंपनी तो बना के दे दो। बोले ऐसा नहीं चलेगा, आपकी कंपनी बनाते टाइम पे जब डॉक्यूमेंट दोगे ना, तो बनाते टाइम पे आपको एमओए और एओए की कॉपी देनी पड़ती है, उसके बिना तो आपके आरओसी का एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करती। पक्का, एकदम क्लियर, राइट? यस। ये तीनों पॉइंट को आप देखो, व्हाट आर द फीचर्स? 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट फीचर है। ये बोले पहली बात तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, इट स्टेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप। रिलेशन मतलब संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो, बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। और हर कंपनी नीड टू प्रिपेयर एमओए एंड एओए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड इट नीड टू बी सबमिट। अच्छा, बना के घर पे नहीं रख देना, आरओसी को भी देना अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द आरओसी। पक्का पक्का, एक बार देखो आप। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स एंड नीड टू बी साइन बाय minimum 7 person in case of public company, 2 person in case of a private company, 1 person in case of a 1 person company। एकदम पांचट सा पॉइंट है, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। मुझे आप बताओ, अपन ने जब पिछली बार में स्टेप्स देखी थी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की, देखी थी क्या थे? बहुत सारी स्टेप्स थी। उसके अंदर अपन ने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर्स की थी, याद है? उसको बाद में फाइनलाइज किए थे अपन ने। फाइनलाइज करने के बाद में साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किया था। तो यहाँ पे वही पॉइंट बोल रहा है कि एमओए नीड टू बी प्रिपेयर्ड बाय इट्स प्रमोटर। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 प्रमोटर लगते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 प्रमोटर को उसको साइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बना के साइन करना पड़ेगा, और 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही प्रमोटर की साइन लगेगी। पता था आपने। ईच सब्सक्राइबर मस्ट राइट इट्स नेम against its name the number of share he has agreed to subscribe as per the company act 2013। each subscriber must take at least 1 share। क्या पॉइंट बोल रहा है? बोले हर कंपनी को जो इसके अंदर भी हर प्रमोटर जो आ रहे हैं कंपनी के अंदर, जो प्रमोटर कंपनी को पैसा दे रहा है, प्रमोटर का मतलब क्या? जिसके अंदर आइडिया आई और जो कंपनी को बनाने के लिए पैसा देने वाला है। तो बोले जो व्यक्ति कंपनी को बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेस करे और उसके नाम के आगे जितने जितने कंपनी के वो शेयर परचेस कर रहा है वो मेंशन करे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोजिंगली रुचिका ने कंपनी बनाई और रुचिका को मेंशन करना पड़ेगा कि उसने कंपनी के कितने शेयर्स को परचेस किया है। से एन एग्जांपल, उन्होंने कितने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, 100 शेयर्स को सब्सक्राइब किया। से एन एग्जांपल दूसरा, मैं रिया का नाम लिखता, रिया हमारी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है, तो रिया ने कितने कंपनी के शेयर परचेस करे हुए उनको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। पक्का समझा? ऐसा कितने शेयर परचेज करे उनको उनके नाम के अगेंस्ट में मेंशन करना पड़ता है। पॉइंट समझा? पक्का। यस, नीड टू सब्सक्राइब दिस नेम, नीड टू राइट अगेंस्ट इट्स नेम, कितने शेयर्स को उन्होंने सब्सक्राइब किया मतलब क्या? वादा किया कि हम उतने शेयर्स परचेज करेंगे। पक्का,
राइट। एक बार आप देखो, देख लिया, चलो मैं देखो पूरा, बोला आपको पॉज करने का। अच्छा, दिस विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी विद अ गारंटीड विदाउट द शेयर कैपिटल। दो टाइप की अपन ने कंपनी देखी थी, एक्चुअली 3 टाइप की देखी थी कंपनी। एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर दो था, एक रहता था अनलिमिटेड कंपनी, सॉरी दो टाइप की कंपनी, एक रहती है कंपनी, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रहती है, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर अपन ने दो देखे थे, एक था लिमिटेड बाय शेयर था, एक था लिमिटेड बाय गारंटी, है ना। तो लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है, लिमिटेड गारंटी में केस के अंदर कोई कंपनी के अंदर शेयर परचेज नहीं करता है, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर वो पॉइंट बोल रहा है कि जो केस जनरली जो कंपनी के केस में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होंगी तो उसके अंदर शेयर्स तो होंगे नहीं, तो वहां पे रिया का और रुचिका का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझा क्या, पक्का पक्का, राइट, यस। अब उसका देख रहा है, बोले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या कंटेंट्स लिखेंगे। कंटेंट्स का मतलब क्या, एमओयू के अंदर अपन क्या क्या चीजें लिखेंगे, क्या क्या चीजें लिखेंगे अपन देखते पहले। नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या रहेगा, बीएमए प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम होगा, नेम क्लॉज होगा। जैसा रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम होगा, तो ये नाम आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखना पड़ता है, सॉरी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखना पड़ता है। दूसरा, कंपनी का एड्रेस क्या रहेगा, एड्रेस मतलब एड्रेस का मतलब कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे होने वाला है, ये एड्रेस बताना पड़ेगा। दूसरा, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं, क्या मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि रिया ने कितने कितने कंपनी के शेयर परचेज किए, रुचिका ने कितने कितने कंपनी के शेयर परचेज किए, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज, है ना। उसके अंदर कितने कितने शेयर परचेज करे उसका एक डब्बा बना के मेंशन करना पड़ता है कि रिया, सेवक, रुचिका, नाथानी, उन्होंने कितने कितने शेयर परचेज करे, वहां पे मेंशन करना पड़ता है। क्या क्या मेंशन करना पड़ता है, पहले कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी का एड्रेस क्या रहेगा। ये क्लॉज का मतलब क्या है, आपको मेंशन करना पड़ता है, दिस इज नेम क्लॉज, दिस कंपनी वुड बी कॉल्ड एज रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम रहेगा। तो ऊपर हेडिंग लिखना पड़ती है ना, उसको बोला जाता है नेम क्लॉज। क्लॉज मतलब वो क्लॉज, हेडिंग, है ना। दूसरा, एड्रेस क्लॉज, द एड्रेस ऑफ दिस कंपनी वुड बी मुंबई, अपर मुंबई, दिस ऐसा आपको मेंशन करना पड़ता है। दूसरा, आर्टिकल, उसके एसोसिएशन, कौन से शेयर होल्डर ने कितने कितने शेयर परचेज करे। दूसरा, लाइबिलिटी कॉस्ट, ये शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी रहेंगी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेंगी, वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हमारी कंपनी क्या क्या काम धंधे करेंगी, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगी, वो पूरा का पूरा ये क्लॉज के अंदर लिखा हुआ रहता है। और आखिरी में, कंपनी कितना कितना कैपिटल पब्लिक से लेने वाली है, कितना कितना पैसा पब्लिक से लेने वाली है, वो उसके कैपिटल क्लॉज के अंदर मेंशन किया रहता है। पॉइंट समझा क्या, हर कंपनी को उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट मेंशन करना पड़ते हैं। क्या क्या रहेगा, एक रहेगा नेम क्लॉज, दूसरा रहेगा एड्रेस क्लॉज, उसके बाद में रहेगा, क्या रहेगा, बोलो बोलो मेरे साथ में, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसके बाद में रहेगा लाइबिलिटी क्लॉज, उसके बाद में रहेगा ऑब्जेक्ट क्लॉज, और आखिर में रहेगा कैपिटल क्लॉज। पक्का पक्का। उस सर आपको कैसे लर्न हो गया, ये है ना मेमोरी टेक्निक, NALOC, ना LOC, ना LOC, ना LOC। व्हाट इज दिस NALOC? NALOC स्टैंड फॉर N फॉर नेम क्लॉज, A फॉर एड्रेस क्लॉज, A फॉर एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, बात सेम ही है। LOC फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी को, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। पक्का। एक बार अच्छे तरीके से घूरो बना इसको। व्हाट आर द, ये क्या है, अगर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो आप क्या बोलोगे, ना LOC। ना LOC का मतलब क्या, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। LOC, L फॉर लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। पक्का पक्का हुआ कि नहीं? यस। मेरा हमेशा से एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको लर्न होना चाहिए ना। आपको समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आया, लेकिन ऐसे लिखते नहीं जमता, वो नहीं बोलना, आपने मेंशन कर, आपको आना चाहिए, बिकॉज आपका राइटिंग में पेपर होने वाले हैं। ठीक है, एक बार देखो आप इसको पूरे के पूरे पॉइंट्स को। मैं पानी पीऊँ क्या? आप देखो जब तक इसको। देख लिया आपने? यस, ये पूरा का पूरा हो गया। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन फीचर्स पढ़ रहे हैं। फीचर्स का मतलब किसको भूल गया होगा तो मैं उसको फीचर्स का मतलब बता देता। फीचर्स मतलब अगर आपको वो चीज को डिफाइन करने का है कि भाई इसको फीचर्स बोलते हैं, जैसे मोबाइल को पता नहीं क्या भाई ये मोबाइल कैसा है, अब उसके फीचर्स बोलते नहीं क्या, ये टच स्क्रीन है इसका, और इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके अंदर वो फेस रिकॉग्निशन है, इसके अंदर 64 GB का स्टोरेज कैपेसिटी है, 4 GB की रैम है,
इतने इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, ये मोबाइल के फीचर्स बताते हैं अपन। तो वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के भी अपन फीचर्स बताते हैं कि भाई मेमोरेंडम किस चिड़िया का नाम है ना। आप जब डिफाइन करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो आप उसके पूरे के पूरे फीचर्स बताते हो, राइट, है ना। अपन बोलेंगे एमओए ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है ना। एमओए एक रिलेशनशिप बताता है कंपनी के बीच में और थर्ड पार्टीज के बीच में, है ना। एमओए के अंदर कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं अपन बताते हैं, उसके फीचर बता रहे हैं अपन। अभी आ रहे हैं सिक्स्थ फीचर्स के ऊपर। As it defines the nature and the charter of the company, it is not to be easy to alter the clauses. Specific rules and provision are to be followed to alter these clauses. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है, जैसे ही एमओए ये बहुत प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आप चेंजेस बहुत इजीली नहीं कर सकते। कोई कंपनी को अगर अपने एमओए को चेंज करने का है, मैं क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति को अगर एमओए, कोई कंपनी को अगर एमओए के अंदर चेंज करने का है, तो उसको एज पर कंपनीज एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। एग्जांपल है, मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो कंपनी बनाई। कल चल के मुकेश अंबानी को लगा यार ये कंपनी में मजा नहीं आ रहा, अपन एक काम करते, अपन एयरलाइंस कंपनी बना लेते। तो क्या मुकेश अंबानी अकेले मन से चालू कर सकता है क्या एयरलाइंस कंपनी चालू कर सकता है क्या, वो बिजनेस चालू कर सकता है क्या? बिल्कुल चालू नहीं कर सकता। उसको बाकी के शेयर होल्डर्स, बाकी के मालिकों की परमिशन लगेंगी। और बताओ कितने परमिशन लगेंगी? मिनिमम 75% पीपल ने हाँ बोलना चाहिए वो पर्टिकुलर बिजनेस को चालू करने के लिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोजिंगली टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे 100, उसके अंदर टोटल मिनिमम 75% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोलना चाहिए वो पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए, है ना। मिनिमम 75% बोला, है ना। हमारी कंपनी के अंदर 80 लोगों ने बोल दिया कि हाँ हमको चलता, हमारे वैसे ही टेलीकॉम कंपनी में मजा नहीं आ रहा, 80 लोगों ने हाँ बोल दिया, 20 लोग बोल रहे नहीं हमको नहीं चलेंगे, चलता नहीं। 80 लोग हाँ बोल रहे, बाकी के लोगों की बात नहीं सुनेंगे, अपन ये चीज़ों का हाँ बोल डालेंगे, उसके बाद में वो कंपनी वो पर्टिकुलर बिजनेस चालू कर सकती है। सर एक एग्जांपल लो, सपोजिंगली कंपनी के अंदर 60% लोग हाँ बोल रहे, 40% लोग मना कर रहे, फिर भी चेंज नहीं कर सकते। सर 60% मेजोरिटी विंस, नहीं चलेंगे, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। पॉइंट समझा क्या, है ना। तो आप बिना 75% की परमिशन लेके आप वो पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। पक्का पक्का, राइट। स्पेशल रूल रहेंगे उसके लिए। उसके अंदर द एमओए कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब अगेंस्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। वेरी गुड पॉइंट। क्या बोल रहा है, बोले एमओए के अंदर आप ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं डाल सकते हो जो कि अगेंस्ट हो। अगेंस्ट किसके? एज पर कंपनीज एक्ट के ही अगेंस्ट हो। चलो मैं एग्जांपल लेता। सपोजिंगली एमओए के अपन ने देखा था, आपको याद है क्या, कंपनी के स्टेप्स बनाने की सबसे पहली स्टेप्स थी कि कंपनी का लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है, कंपनी जो कि काम करने वाली है वो कानूनी तौर पे अलाउड रहना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ तो भी पॉइंट था। तो मैं अभी बताता हूँ, हमने एक कंपनी बनाई जो कि कंपनी किडनैपिंग का काम करने वाली है, या तो हमने कोई कंपनी बनाई जो कि जगह जगह पे बॉम्ब स्पॉट करवाती, बॉम्ब विस्फोट करवाती, बॉम्ब विस्फोट नहीं कर अपन, या फिर हमने कोई ऐसे कंपनी बनाई जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज करती है। अब ये कंपनी काम ही नहीं, मतलब वो काम कंपनी वो पर्टिकुलर काम को अलाउड ही नहीं है करना। तो क्या वो काम हमारे एमओए के अंदर हम लिख सकते हैं? हमने हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखे कि हम ड्रग्स का काम करेंगे, हम किडनैपिंग का काम करेंगे, हम बॉम्ब जगह जगह पे बॉम्ब्स का विस्फोट करेंगे। अब ये काम हमारी कंपनी का अलाउड था क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वो बोल रहा है, बोले आप ऐसा कोई एमओए के अंदर लिख मत देना जो कि आपकी कंपनी को अलाउड ही नहीं है, एज पर कंपनीज एक्ट अलाउड ही नहीं है वो काम करना, है ना। वैसा क्लॉज मेंशन नहीं करना, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज कॉन्ट्ररी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, वो अलाउड नहीं होता, ठीक है। Any act done by the company which is beyond the power of memorandum is ultra virus or will be invalid। बोले अगर कोई आपने ऐसा काम कर दिया जो कि एज पर एमओए अलाउड नहीं था, मैं डबल से बोला, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि एज पर एमओए अलाउड नहीं था, तो आपका वो काम को इनवैलिड करार मान लिया जाएगा। जैसा सपोजिंगली हमारी कंपनी ने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि हमारी कंपनी को अलाउड ही नहीं था, तो वो काम को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। जैसा सपोजिंगली हमारी कंपनी ने इनवैलिड मान दिया जाएगा। हमारी कंपनी ने कोई चाइना के आदमी से, मैंने वो एग्जांपल लिया था, हमारी कंपनी ने चाइना से एक क्या बोलते हैं गोला बारूद परचेज किया। गोला बारूद का मतलब क्या, वो नहीं बोलते क्या अपन इसको, क्या बोलते हैं उसको, अपन ने ऐसा कोई बॉम्ब के लिए रॉ मटेरियल परचेज करा।
अब वो काम करना हमारी कंपनी को अलाउड नहीं था, हमने फिर भी वो परचेस कर लिया, तो हमारी काम का वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। इनफैक्ट सामने वाला भी हमारे ऊपर केस नहीं फाइल कर सकेंगे। पक्का एक बार देखो आप इसके पूरे के पूरे पॉइंट्स को देख लिए। आखिर में it is a public MOU is a public document and anyone who want to enters into a contract with the company is supposed to have knowledge with the contents of the कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको उस दिन तब थोड़ा टाइम पहले बोला था कि जब भी चाइना कंपनी हमारे साथ में वो पर्टिकुलर काम करने वाली थी, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट चाइना कंपनी टू चेक आउट आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी वो मेमोरेंडम जो भी चाइना की कंपनी हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी, वो चाइना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो चेकआउट करे क्या हमारी कंपनी को वो पर्टिकुलर काम करना अलाउड है कि डिसअलाउड है ना। उसको कैसे पता चलता था? मैंने आपको बोला था कि वो चेक करती थी एमओए जो कि आरओसी के पास में फाइल्ड है, बिकॉज आरओसी के पास में जो डॉक्यूमेंट चले जाते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, वो पब्लिक उसको चेकआउट कर सकती है, इजीली वेरीफाई कर सकती है। और अगर कोई व्यक्ति ने नहीं भी देखा होगा ना तो वो उसकी गलती मानी जाएंगी, कंपनी के ऊपर कुछ भी उसका आँच नहीं आएंगी। दूसरा, द कंपनीज एक्ट हैज प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट फॉर फॉर्म ऑफ टेबल A, B, C, D फॉर प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी। यस, एक्चुअली कैसा है, एक प्री फिल्ड फॉर्मेट बना के रखे हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर ही। अगर कोई व्यक्ति को कंपनी बनानी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होगी, तो उसके पास में एज पर टेबल A वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना सकता है। डबल से बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति को MOA बनाना होगा, है ना, और उसको समझ में आ रहा नहीं कैसे बनाना, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसके पास में मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो MOA बना सकता है। पॉइंट समझा क्या? कोई भी व्यक्ति को अगर कंपनी बनानी की होगी और उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का नहीं जम रहा उसको, तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर टेबल A, टेबल B, टेबल C और टेबल E, है ना, ABCDE, ये अलग अलग टेबल्स के हिसाब से वो अपना MOA बना सकता है। कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा पॉइंट है कि हर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखे हुआ है, वो उसके हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हैं, उसको मेमोरेंडम उसके हिसाब से वो बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पक्का, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। ठीक है, पॉइंट समझा क्या आपको? पक्का पक्का। अपन ने पूरे के पूरे आज फीचर्स देख लिए, राइट। एक बार का क्या काम करते हैं अपन, आप मुझे 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज कर दो और आपके लेवल पे आप एक बार पूरे के पूरे क्लॉजेस को आप आपके लेवल पे देखो कि और आज सौरभ सर ने क्या पढ़ा है, मैं बाद में 2 मिनट के बाद में आपको वापस रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, आप एक बार का देखोगे ऐसा मुझे लग रहा है। आप पॉज करो प्लीज, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो। हाँ जी, देख लिया आपने पूरे के पूरे पॉइंट्स को देख लिया कि अपन ने क्या क्या देख लिया है। चलो अच्छा, चलो एक मेरे मन में एक क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना और मुझे ग्रुप पे मैसेज करना, ठीक है। एक लेडी रहती, उसके 2 बच्चे रहते, एक का नाम रहता है, एक का नाम रहता थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है। एक लेडी रहती, उसके 2 बच्चे रहते, एक का नाम रहता, दूसरे का नाम रहता। तो वो जब भी को बुलाती है आता है, को बुलाती है आता है, तो उसमें हमेशा से उसको प्रॉब्लम जाती। तो वो डॉक्टर के पास में जाती, वो डॉक्टर को सेम बोलती, बोले सर मैं जब भी को बुलाती आता है, को बुलाती आता है, तो मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने उसको एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जो कि आपको फाइंड आउट करने का है। मुझे आप ग्रुप पे बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर शुड बी इन वीडियो फॉर्म कि जिसका मैंने आंसर बोला, तो आपको भी वैसे ही फॉर्मेट में, मतलब खुद का वीडियो रिकॉर्ड करने का है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और मुझे ग्रुप पे शेयर करने का है, ठीक है। पार्टिसिपेट करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो अभी एक बार का रिकॉल करना कि आज के पूरे लेक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन चैप्टर का नाम क्या था, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये अपना चैप्टर अपने ट्यूशन पे ये 3rd चैप्टर है, वैसे आपकी टेक्स्ट बुक वाइज ये 4th चैप्टर है, राइट। इसके अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया। पहला अपन ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था कि कंपनी को बनाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद में अपन पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, अपन पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में और उसके कंटेंट्स के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में और उसके कंटेंट्स के बारे में, प्रोस्पेक्टस के बारे में भी देखेंगे, और उसमें डिस्टिंक्शन मतलब किसके बीच में, MOA और AOA के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, राइट। उसके बाद अपन ने देखा था हर कंपनी को दो डॉक्यूमेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। अगर कोई कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाने का है तो अलॉन्ग विद MOA और AOA की कॉपी के साथ में उसको एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की भी ROC के पास में फाइल करनी पड़ती है एज अ प्रूफ कि हमारी कंपनी क्या क्या काम करने वाली है, राइट। अपन ने देख लिए थे। उसके बाद में अपन ने देखे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसको बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द पर्पस और इट डिफाइन द पर्पस फॉर विच कंपनी फॉर्म। ये बताता है कि पर्पस कंपनी किस चीज के लिए बनाई हुई है। दूसरा, द रेंज ऑफ एक्टिविटीज व्हाट अ कंपनी कैन डू, मतलब अलग अलग एक्टिविटी जो कोई पर्टिकुलर कंपनी कर सकती है।
डेफिनेशन कंपनीज एक्ट की हिसाब से डेफिनेशन क्या थी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन as originally framed or as altered from time to time as per the provision of this act or as per previous company law। मतलब जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई हो ओरिजिनली या जिसको चेंज किया हो एज पर कंपनीज एक्ट, राइट। फिर वो अपने क्या बोलते, ये फर्शी के नाले के पास में एक आदमी रहता, उसने भी डेफिनेशन दिया था, लॉर्ड क्रेन्स। उसने डेफिनेशन क्या मेंशन किया था? बोले कंपनी मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी इज अ चार्टर एंड इट डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब वो डिफाइन करता है कंपनी क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब करता है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये आज कंपनी बन गई। इट डिफाइन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस, इट डिफाइन द पावर्स ऑफ द कंपनी, व्हाट अ कंपनी कैन डू एंड व्हाट अ कंपनी कैन नॉट डू, राइट। उसके बाद में अपन ने फीचर देखे थे। पहला फीचर था कंपनी, ये एमओए, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। इट डिफाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। सेकंड पॉइंट था इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द थर्ड पार्टी, है ना, आउटसाइडर। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर। उसके बाद में बोला हर कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और बना के खत्म नहीं होगा, उसको आरओसी के पास में भी सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। दूसरा, जो भी व्यक्ति कंपनी बनाएगा जिसको प्रमोटर बोलते हैं, वो प्रमोटर को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन करना पड़ता है क्या? यस। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने प्रमोटर को साइन करना पड़ेगा? 7 प्रमोटर को साइन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 लोगों को उसको मेमोरेंडम के ऊपर साइन करना पड़ेगा। मैंने बोला मिनिमम, पब्लिक कंपनी के अंदर भी मिनिमम 7 मेंबर को साइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 1% कंपनी होगी तो एक ही व्यक्ति को उसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन करके आरओसी के अंदर फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, हर जो कंपनी के अंदर जो क्या है प्रमोटर है, उसने कितने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है उसके नाम के आगे लिखना पड़ता है। मैंने एग्जांपल लिया था, रुचिका ने 100 शेयर सब्सक्राइब किए थे, परचेज किए थे, एग्री किए थे कि मैं उतनी कंपनी के शेयर परचेज करूंगी। दूसरी क्या था, रिया ने 500 शेयर परचेज करने का वादा किया था, तो उसके नाम के आगे मेंशन करना पड़ता है। बट ये वाला क्लॉज, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रहेंगी, 2 टाइप की कंपनी रहती थी, एक रहती थी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक रहती थी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस के अंदर ऐसा नाम मेंशन करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानबूझ के बार बार थोड़ी स्पीड को बढ़ा देता हूँ, बिकॉज ये मैंने पहले से बहुत आराम से बता दिया है आपको, राइट। उसके बाद में अपन ने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट क्लॉजेस, डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोनों पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा डिफाइन द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अपनी मेमोरी टेक्निक क्या थी? ना एलओसी मेरे साथ में बोलेंगे नहीं ना, आपको लर्न नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, आप नहीं करते हो ना, आप मेरे साथ में रिकॉल नहीं करोगे ना, तो आपको लर्न भी नहीं होगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। 50 नहीं, कभी कभी तो 80-90% तक क्लास में लर्न हो जाता है, ठीक है। बाकी का 20-30% आपने रिकॉल करके कर देना। मेरे को एक आखिर में एक पॉइंट बोलने का आपको मुझे याद दिलाना आपने, ठीक है। आप कैसे याद दिलोगे? एक ना एलओसी का पॉइंट क्या था? N फॉर नेम क्लॉज, A फॉर एड्रेस क्लॉज, A फॉर एसोसिएशन क्लॉज, L फॉर लायबिलिटी क्लॉज, O फॉर ऑब्जेक्ट क्लॉज, C फॉर कैपिटल क्लॉज। अरे वाह, मेरे को लर्न हो गया। आपको हुआ क्या? ये पूरे का पूरा मेंशन करना जरूरी है अपने को। दूसरा, इट डिफाइन द नेचर द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। इट इज, अच्छा, एमओए के अंदर क्या रहेगा? इट डिफाइन द कैरेक्टर। अपने को लॉर्ड क्रेन ने भी अपने को डेफिनेशन दिया था, क्या अपन मेमोरेंडम को इजीली चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। मिनिमम 100 लोगों में से 75% ने हाँ बोलना चाहिए, और एक्चुअली वो चीज को क्या बोलते हैं पता है? स्पेशल रिजोल्यूशन से वो पास होना चाहिए कि हाँ हमारे को ये पर्टिकुलर चीज करना है या कोई पर्टिकुलर चीज नहीं करने का। हर एक मेमोरेंडम को आप इजीली चेंज अल्टर नहीं कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ 75% ऑफ द शेयर होल्डर, है ना। अगर आपके एमओए के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कि कंपनीज एक्ट का उल्लंघन करता है ना। आपके कंपनी, आपने किडनैपिंग के लिए कंपनी बना लिया, ये काम कंपनी को अलाउड नहीं करना, वो काम कंपनी कर नहीं सकती है। दूसरा, आप कोई भी, अगर आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जा रहा है, तो आपको वो करना अलाउड नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद में अपन ने देखे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि जो पब्लिक में अवेलेबल है। हर व्यक्ति जो कि कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके पास में इस चीज का नॉलेज है, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा। अज्यूम का मतलब क्या है? ऐसा मान लिया जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति को पता है। दूसरा, पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर कोई कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने में तकलीफ हो रही है तो वो स्टैंडर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को यूज कर सकता है, रेफर कर सकता है। वो अलग अलग टेबल्स के अंदर बोले हुए हैं। टेबल का मतलब क्या है? वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर बोले हुए हैं, टेबल ABCDE। पॉइंट समझा क्या? पक्का पूरे के पूरे फीचर अच्छी तरीके से लर्न हो गए, राइट। यस, मुझे जो चीज आपको याद दिलाने की थी, आपने तो याद दिलाई नहीं, मुझे याद है।
सर हमने आंसर को राइट कैसे लिखते हैं, आप बोलते हैं आपकी बुक्स मेंटेन करके रखो, कैसे करना हमको नहीं पता, क्या करने का सिंपल सा लॉजिक है। आप कोई भी ये पर्टिकुलर टॉपिक को आपको मैंने आज पढ़ा, आप इसके बाद में आप क्या करोगे, सर हम क्या करेंगे, बुक बंद कर देंगे, हम छोड़ देंगे। अब ऐसे ही करते ना, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं मैं आपको वो बताता, हाउ गुड स्कोरर्स डू देयर स्टडीज। मैं आपके साथ में उनका सीक्रेट शेयर करता हूँ। जनरली जो भी टॉपिक वो पढ़ते हैं ना बेटा, उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर एक बार लिख के देखे हो। अपनी लैंग्वेज में लिख के देखने का मतलब क्या होता है, टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक को लर्न किया, वो टॉपिक को लिख के देखा एक बार, फिर उसको जो लिख के देखा खुद की लैंग्वेज में, वो नोट्स से एक बार क्रॉस चेक किया कि मेरा क्या गलत हो गया और वो नोट्स के अंदर क्या बोले बात। कभी कभी क्या हो जाता है 80-90% वो कॉमन एक सिमिलरली लिखोगे आप, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है ना, तो आपको झट्टी से अच्छी तरीके से लर्न हो जाता है। जब इसके बाद में जब आप राइट करोगे ना, तो आपको इतना अच्छी तरीके से लर्न होगा। और बिकॉज क्या होता है, ऐसा बोलते हैं 10 टाइम्स ऑफ रीडिंग इज इक्वल टू 1 टाइमिंग ऑफ राइटिंग। आप 10 बार लर्न करो, रीड करो, और एक बार आप लिख के देखोगे ना, तो एक बार लिख के देखने वाला ज़्यादा याद रहेगा। और कब क्या रहता है आपका, एक बार वो पेन के नीचे से वो वर्ड्स, वो लाइन या वो पैराग्राफ निकल गया ना, तो आपको अच्छी तरीके से रिटेन रहेगा। तो आपको अगर इसमें से तकलीफ नहीं देंगी, तो आप अगली बार से क्या करोगे, ये पर्टिकुलर आपने फीचर्स देख लिए, फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट यू नीड टू डू, आप एक बार का उसको लर्न करो, अपने माइंड के अंदर एक बार बोल के देखो, और एक बार उसको लिख के देखो, और जो लिख के देखा ना उसको क्रॉस कंफर्म करो कि यार मेरा क्या गलत हुआ और मेरा क्या सही हुआ। सर उसके अंदर तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको इसके अलावा और क्या करने का है यार, आपको एक बार तो लिख के देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में और कौन से काम है, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपका घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, ऐसा कर रहा है कि आपको जॉब पे जाना पड़ता है, जब तक जॉब पे नहीं जाओगे तो आपका घर नहीं चलेगा। इज देयर एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, नहीं ना, फिर क्या। तो आप आज से वैसी हैबिट डालो, पक्का। और दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, मैंने बोलता हूँ उनको, आपको एक बार लिख के देखने का, बच्चे मस्त ऐसा नोट्स उठाते हैं, मस्त दर्द लिख के रख जाते। अरे आप क्या बन रहे हैं, आप इंसान हो, आप जेरोक्स मशीन नहीं हो, है ना, वो फोटोकॉपी मशीन नहीं हो आप, जेरोक्स तो ब्रांड का नाम है, आप वो मशीन नहीं हो ना। आप प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है। तो आप लर्न करो और उसको लिख के देखो, पक्का आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं देंगी ना कि कैसा करना, क्या करना, हमको समझ में नहीं आ रहा था, पक्का राइट। और एक चीज क्या करना, जनरली एक ऐसे बच्चों ने किया था, जो आपके सीनियर्स है ना, जो जिनके बाहर फोटोज लगे हुए, अपने जो बैनर पे फोटो लगे हुए, हाउ दे यूज्ड टू स्टडी, मैं आपको बताता हूँ। 2 लड़कियां थी, मैंने आई थिंक बोला भी होगा, नहीं बोला होगा तो और एक बार बोल देता, समझो अभी। दे यूज्ड टू गिव लर्निंग टू ईच अदर, क्या नाम तेरे, अंजलि का और कुसुम, एक दोनों फ्रेंड्स थी अच्छी, तो वो एक दूसरे को वो लर्न करती थी और एक दूसरे को वो लर्निंग देती थी, देखो मैंने ऐसे दिया, और उसके बाद में खुद भी लिख के भी देखती थी। फिर क्या हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका पेपर राइटिंग में रहने वाला है ना, आप करेंगे ना, आप करोगे, मुझे पता है, आपके ऊपर भरोसा है। और प्लीज उसका मैसेज, उसका आंसर, जो मैंने आपको क्विज बोला कि का नाम रहता कलाम रहता, उसे क्या रखने का, उसका क्या सोल्यूशन होगा, डॉक्टर ने क्या सोल्यूशन दिया है, आपको मुझे शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।